अच्छा, अब जब पाकिस्तानी सियासत का आगाज़ किया, शुरू में आपका जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी एक ताल्लुक रहा, मोहतरमा के साथ बहुत ज़्यादा आपका वो इंग्लैंड चला और वो कौन सा दौर था और वो उनके साथ गुजरा हुआ वक्त जो है थोड़ा। देखें जी, मैं बेसिकली जब भी किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो मेरा अल्लाह ताला ने कोई ऐसा बॉडी में है कि मैं ज़्यादती, जुल्म, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट किसी के साथ भी हो तो मुझे उनसे हमदर्दी हो जाती। एक जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा गया, उसके बाद अपना उनको फांसी की सज़ा दी गई, तो सारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी वाज अपसेट और बड़े परेशान थे। तो सब लोग जो है, हम लोगों ने भी वहाँ पर सेव भुट्टो कैंपेन चलाई और वहाँ पर हम ट्रेड यूनियन के लोगों को मिले, काउंसलर्स को लोगों को मिले। उस वक्त तो मैं नया 79 में गया था, 2-3 साल अभी हुए थे, इतने मेरे जो आज मेरे ताल्लुकात हैं वो इतने थे भी वैसे भुट्टो साहब से मुलाकात उनकी ज़िंदगी में थी? जी जी, उनको अच्छा। उनका हम तो उनको काफ़ी उनकी जो थी एबिलिटी उनकी, उनको हम हमेशा अप्रिशिएट जो है उनको हमेशा करते थे। तो फिर जब उसके बाद फिर हमने एमपी से टेलीग्राम्स इधर दवाई, इधर ख़त लिखे, एम्बेसी को ख़त लिखे, लेकिन बदकिस्मती से हम सब लोग मिलके, पाकिस्तान के लोग, उनकी जान जो है वो नहीं बचा सके। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा आई थिंक इन 1984 आई थिंक जब एग्ज़ाइल में आई हैं, तो फिर मेरा उनसे पहले तो टेलीफोन पे रब्ता हुआ और फिर मैं जाके उनको मिला। फिर वो ग्लासगो तशरीफ़ लाई। सबसे पहला जलसा यूरोप में पीपल्स पार्टी का मैंने करवाया था। अब आप मेंबर बन गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट? नहीं, ये 84-85 में तो मैं काउंसलर भी नहीं था भाई। ओके। तो लेकिन बिजनेस था और इन्फ्लुएंस था लोगों पे, जलसा करवाया। ज़ियाउल हक दौर था, कोई आसान काम नहीं था उस वक़्त भी जलसे कराना, जुलूस कराना। तो फिर जितनी भी मुझसे हेल्प हो सकती थी फाइनेंशली, मॉरली, बीबी की जब भी तशरीफ़ लाई, मेरे घर में ठहरी। इवन 2007 में पाकिस्तान आने से पहले वो ग्लासगो आई, हम उनको लंच पे ले गए, वहाँ पर बड़ी डिस्कशन हुई। तो कई भी चीज़ें जो हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री। एक चीज़ मुझे अक्सर कभी नहीं भूलती, तो मैंने बीबी से कहा कि बीबी, जब आप जो है ना वो पहले वाला पाकिस्तान नहीं रहा, अब पाकिस्तान डिफरेंट हो गया है, तो आपको अपनी जो सिक्योरिटी है उस पे खसूसी तवज्जो देना है। बिल्कुल। तो जो लफ्ज़ उन्होंने कहा मुझे मैं कभी नहीं भूलता, मेरे आज भी मेरे जहन में एक ऐसा लफ्ज़ उनका याद है। उन्होंने कहा कि सरवर साहब मुझे कहती थी, सरवर साहब ये मुझे डराते हैं ताकि मैं पाकिस्तान ना आऊँ, कोई अपनी बहन को भी कत्ल करता है या अपनी बहन के गोली चला देंगे, नहीं चलाएंगे। ये उनका कॉन्फिडेंस था। हर कॉन्फिडेंस लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे और लोग भी थे वहाँ पर लंच पे। लेकिन आपने जो रेस्क्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1122, पाकिस्तान वापस आने का फैसला, फिर उस वक्त आपने रेस्क्यू 1122 स्टार्ट किया। 1122 है ये, अभी मैं पाकिस्तान मूव नहीं हुआ था और स्टार्ट उस वक्त परवेज़ अलाई साहब के साथ मिलकर आपने चीफ मिनिस्टर थे। तो मैं चौधरी शजाद को और चीफ मिनिस्टर साहब को इन्होंने मुझे अपने घर पे अपना बुलाया नाश्ते के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो हमने बरतानिया में जब एम्बुलेंस सर्विसेज को हस्पतालों से सेपरेट किया है तो हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हस्पताल का मिसयूज़ भी होता है और फिर एक जगह खड़ी हों और आप कहें कि नियरेस्ट अस्पताल में मरीज़ को उठा के भेजते हैं। तो मैंने कहा ये आप काम शुरू करें, ये काम ऐसा होगा कि आपकी लेगेसी लोग आपको याद रखेंगे कि आपने ये काम किया। ही टुक माई एडवाइस सीरियसली। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा अब एक काम करना है, आपने जो एक बेस्ट बंदा ढूंढना है उसको आपने मेरे हवाले कर देना है, बाकी ट्रेनिंग वहाँ सारा वो मैं करवाऊँगा। तो उन्होंने मुझे फिर डॉक्टर रिजवान नसीर, जब मैं अगली दफ़ा आया 3 महीने के बाद मैं आता था, तो डॉक्टर रिजवान नसीर भी वहाँ था और एम्बुलेंस भी इन्होंने अपनी एक बनाई हुई थी। तो मैंने रिजवान से कहा कि भाई आपके पास है, आपके पास वीज़ा? उसने कहा है। मैंने कहा बस मैं पहुँच रहा हूँ, आप जा जाओ। पहले आपको लंदन एम्बुलेंस सर्विस को मिलाएंगे, फिर बर्मिंघम ले जाएंगे, फिर आपको मैनचेस्टर और आखिर में आपको स्कॉटलैंड। जो आपको पसंद करे उनके साथ हम आपका
कोलैबोरेशन जो है करवा देंगे। तो उसको कोर्ट में भी पसंद आया। तो माशाल्लाह ये सारे स्ट्रक्चर, ये सारी ट्रेनिंग, हर 6 महीने के बाद यहाँ जितने ऑफिसर जाते थे सिर्फ किराया ही अपनी जेब से लगाते थे, होटल का खर्चा, इनके खाने का खर्चा, हर चीज़ जो है हम वहाँ पर दे। मैंने 3 जो हैं चीज़ें की हैं यहाँ पर, 3 जो मेरी एडवाइस पे, मेरी रिक्वेस्ट पे हुई हैं। रेस्क्यू 1122 और माशाल्लाह दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट सर्विस। अगर रेस्क्यू 1122 और इनके पास जो इनका नाम जो है दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज में आता है, अगर रेस्क्यू सर्विस यहाँ पर कामयाब हो सकती है, जो मुश्किल काम है, तो बाकी अदारे क्यों नहीं हो सकते। फिर उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल थे, तो मैंने उस वक्त शहबाज शरीफ, हर चीफ मिनिस्टर इक्को काम मेरी मर्जी का करता है। परवेज़ इलाही ने किया अपना रेस्क्यू 1122, तो शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब ओवरसीज कमीशन बनाया जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसले हल करता है। वो आपके मशवरे पे बनाया? जी जी, मशवरे नहीं, वो सारा ही मैं ही ऑर्डिनेंस आप ही इसको लेके चले और उसने भी लोगों को रिलीफ दिया। लेकिन जिस हद तक वो कर सकते थे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं अब लिया जा रहा। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट ले तो मैं कहता हूँ कि आपको IMF के पास जो तरले करते फिरते ने, कभी 1 बिलियन लैंड ली, 2 बिलियन लैंड ली, ओवरसीज पाकिस्तानी ये सारा काम करता है। अगर उन्होंने इंसाफ मिलना, तीसरा मैंने आपको क्यों नहीं करने दी गई? इत्थे कहंदे ने ओ काम कर दे, इत्थे GSP+ मैं लेके आया उतों, वो आपका बहुत बड़ा क्रेडिट 2013 इत्थे कई लोग क्रेडिट लैंड नु तैयार सी। सर वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने उसका एतराफ किया और वो एक बुक जो है उसमें मैंने उनके दस्तखत देखे हैं जी जी, इसमें उन्होंने आपको खराज तहसीन पेश किया। देखें जी, मैं अर्ज करूं, ये मैं बहुत कम लोग होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में फंक्शन था और वाइस चांसलर जो थे वो कह रहे थे कि जी हम मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत मशहूर हैं, इन्होंने हमें GSP+ लेके दिया, ये किया वो किया। तो मैंने क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, जो भी करे। एंड ऑफ द डे जो भी काम अच्छा होता है, अगर इमरान खान के दौर में काम हुआ है वो बेशक मैंने किया है, क्रेडिट तो जाएगा उसको। तो मैं बड़ा खुश था कि इनका नाम, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं स्टेज पे, उन्होंने कहा भाई तेरी मेहरबानी GSP+ चौधरी सरवर गवर्नर साहब लेके आए। मैं कहता हूं कि जो मैं कर सकता हूं, कम अज़ कम मैं पिछले 11 साल से इधर हूं, मैं 1988 से बरतानिया की पॉलिटिक्स में हूं, मुझे एक दिन ये सोचना नहीं पड़ा कि मैं ये ज़्यादा कर सकता था। मैंने हर काम जो है, जो कुछ कर सकता था, चाहे वो कश्मीर का इशू है, चाहे वो पैलेस्टाइन का इशू है, चाहे वो GSP+ का इशू है, या पाकिस्तान की एड का इशू है, ये लोगों को नहीं पता। यहाँ अप्रिशिएशन का ज़माना नहीं है। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, पूरी दुनिया जानती है कि 20 मिलियन पाउंड एड थी UK एड पाकिस्तान के लिए। तो जब मैं छोड़ के आया हूँ ओवर 400 मिलियन थी। पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ UK एड इन द वर्ल्ड। अब फिर दोबारा नीचे आ गई है भाई। जब आप उन प्रोजेक्ट को नहीं चलाएंगे, उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं उनको लेके आएंगे, तो इंटरनेशनल इतना पैसा पड़ा है, बुशरा बीबी, इतना पैसा पड़ा है कि यूरोपियन यूनियन के पास 40 बिलियन यूरोज हैं फॉर दीज हेल्थ एजुकेशन और इनके लिए जो एड है के लिए। बरतानिया के पास ओवर 10 बिलियन बरतानिया का है, अमेरिका का बजट है, लेकिन कोई लेने वाला तो हो और इस्तेमाल करने भी नहीं आ रहा। जब बरतानिया में नाम हो गया था, पूरा लोहा आपने मनवा लिया, वो कौन सी शख्सियत थी जिसकी आवाज़ आपके कान में सबसे पहले पड़ी कि चौधरी साहब आपको पाकिस्तान जाके पॉलिटिक्स करनी चाहिए? ये फैसला कैसे सोचा आपने? देखिए, जब मैं था उधर अगज़ाइल में, तो मियां नवाज शरीफ साहब से और शहबाज साहब से, चूँकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, वहाँ जाता था, तो इनसे मुलाकातें होती थी। तो उन्हीं के जो है वजह से मैं पाकिस्तान जो है वो आया था। और एक बात मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उस वक़्त शहबाज शरीफ का ख्याल था कि मैं गवर्नर ना बनूं और मैं सेनेट में आके कोई मियां साहब के साथ बात करूं, और मैं समझता हूं आज भी कि वो बेटर एडवाइस थी। बेटर एडवाइस थी। इट वाज अ बेटर एडवाइस। इट वाज अ बेटर। वाइस चांसलर्स की बात हुई। हाँ जी, वाइस चांसलर्स की आप बात जी, मैं वाइस चांसलर की आपको बताता हूँ कि जब मैं गवर्नर बना दूसरी दफ़ा जी, तो मैंने एक फैसला किया कि अंडर माई वॉच मैंने वाइस चांसलर मेरिट पे लगाने।
सर्च कमेटी, मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, अब भी फटा पड़ा हुआ है, फटा पड़ा हुआ है। इसी हवाले से इसलिए मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं। मुझे कोई, चूंकि मैं अब नॉन पॉलिटिकल हूं और मैं तो सिर्फ जो कंस्ट्रक्टिव बात करूंगा, नेगेटिव बात नहीं करूंगा। जो अच्छी चीज़ें मुल्क में होनी चाहिए उनकी बात। हम तो आपके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा करना चाहते हैं। अगर एक्सपीरियंस मुझसे इस्तेफादा करते तो शायद इस मुल्क में जो हम बरतानिया में देखते हैं वो इधर हो जाता। मैं तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की थी, लेकिन यहाँ कोई सबसे एक ही प्रॉब्लम है, कोई बंदा भी पावर नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहता। अब्सोल्यूट पावर, ना पावर मेक्स यू करप्ट, अब्सोल्यूट पावर मेक्स यू अब्सोल्यूटली करप्ट। ये एक हमारी मुल्क की अलमिया है। तो वाइस चांसलर की बात हो रही है। जी सर। तो मैंने ये फैसला किया, मैं अपना, ये हमारे यासर जो थे, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो हुमायूं यासर। तो मैंने कहा भाई सर्च कमेटी आप लोगों ने बनानी है, वो प्राइम मिनिस्टर ने बनानी है, इमरान खान साहब के मशवरे के साथ, बुज़दार के मशवरे के साथ। एजुकेशन, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ना कोई गवर्नर का रोल है। मैंने कहा आपने सर्च कमेटी बना दी है, अब सर्च कमेटी जिसको नंबर 1 करेगी मैं उसको अपॉइंट करूंगा, दूसरे की किया तो मैं समरी वापस कर दूँ। अटेम्प्ट की इन्होंने, 2-3 समरियाँ भेजी, मैंने वापस कर दी। इतने ऑब्जेक्शन लगा के वापस की कि दोबारा उन्हें भेजने की हिम्मत नहीं। तो मैंने 18 वाइस चांसलर लगाए हैं और मेरिट पे लगे हैं। और उसका फ़ायदा ये हुआ है, ये बहुत अहम बात है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में मेरिट पे वाइस चांसलर लगाते हैं तो वो 30,000 बच्चों का एवरेज मुस्तकबिल बनाता है। वेरी गुड, तो माशाल्लाह जबरदस्त चीजें कर रही हैं। लेकिन सिस्टम बना दें तो मुल्क ठीक हो, ट्रांसपेरेंट, लेकिन सिस्टम बनने नहीं देते। बिल्कुल सही आपके बात। ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म को सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि स्कॉटलैंड में वीसी की भर्तियों की बात हो रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी यहाँ पे ये हुआ नहीं, ये तो मामला चल रहा है। मुझे बता दें कि एचिसन कॉलेज में जो दाखिले हुए हैं 2013 में, जी सर, उनमें देखा नहीं कि कोई फेडरल मिनिस्टर हो, इवन प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनकी फैमिली के बच्चों को दाखिले नहीं मिले। मैंने नहीं दी है सिफारिश पे। नहीं, मेरिट आपके पास प्रेशर तो आता होगा, ऑफर्स भी आती होंगी, कैसे डील करते होंगे? ये जड़ा मेरिट ते सच, ये मेरे जोड़ी पे आ गया। ये आपने इस प्रोग्राम का सबसे कड़वा सच बोल दिया, सबसे कड़वा सच। आप डूअर है, गवर्नरशिप ही आपने 2 बार की चूज की, आप कुछ और मैंने चूज नहीं की मैडम, यही तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। मैं यही बात करने वाला था कि आप तो मैंने पहली दफा चूज की थी, मैंने कह लिया ना, मैंने एक्नॉलेज किया ना, वरना कौन एक्नॉलेज करता है। मैंने कहा कि शहबाज साहब और नवाज शरीफ चाहते थे कि सेनेट का बनूं, और वो मैंने डिक्लाइन कर दिया, आपने डिक्लाइन किया और ये गवर्नरशिप ली। दूसरी दफा जो है वो मुझे दी गई है, मैंने मांगी नहीं थी। अच्छा, क्या 2018 मैं तो चाहता था, मैं आपको बताऊं, आज भी मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का जो मसले हैं ना, 3-4 मसले हैं, अगर हल कर दें तो यकीन माने कि हमें ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है, IMF के पास, ना वर्ल्ड बैंक के पास, और सिंपल है, कोई रैकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ा मसला, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पार्टी को कहा कि एनर्जी है सबसे बड़ा इस मुल्क का, और मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं जब स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा, मेरी कमेटी ने काम किया था। तो से एनर्जी का इशू जो है ये मुझे दे दें टास्क, लेकिन मुझे हाथ ना बांधें, मुझे फैसले करने दें। लेकिन मुझे गवर्नर लगा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुझे ये बताएं, आज आप फरेंसिक करवा लें, ये मैं चैलेंज करता हूँ, जो IPPs लगे हैं जिस दौर में भी लगे, भूल जाए, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कह रहा, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताने लगा हूँ जो गलत हुई हैं, हर दौर में होती हैं। जब ये IPPs लगे हैं, अगर उस वक़्त मार्केट में 100 मेगावाट की वैल्यूएशन जो थी 100 मिलियन में लगना था, तो वो पाकिस्तान में 150 मिलियन में लगा है। और उसका किया क्या इन्होंने ज़मीनें जो खरीदी हैं, मेरे इल्म में है, ज़मीन खरीदी अगर 10 लाख में तो शो कर रहे हैं 40 लाख में खरीदी है। ये अगर बाहर से मशीनरी अगर 100 मिलियन की लाई है, ओवर इन्वेस्टमेंट करके 125 कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं लगाए, वो किकबैक्स लेके लगा दिए हैं और मुल्क को लूट रहे हैं। मुझे बताएं दुनिया में, आई वांट टू आस्क दिस टू गवर्नमेंट, आई वांट टू आस्क दिस टू IP ओनर, कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है कि आप बिजली पैदा करके करें 50 मेगावाट और हुकूमत आपको 100 मेगावाट के पैसे दे? क्या दुनिया में कोई मुल्क है कि आपका कारखाना बंद पड़ा है, हुकूमत आपको
आप उसको पैसे दे रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज, और गरीब आदमी बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ।